संगीत। आज मैं एक पीरियड एपिक फिल्म मंगोल द राइज ऑफ जिंगिस खान के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पॉयलर्स आगे हैं, सावधान रहना। फिल्म की कहानी 1172 की है, जो अब भी उत्तर पश्चिमी चीन के प्रांतों में सेट है, जिसे कभी तांगुत किंगडम कहा जाता था और उसी नाम के राजवंश द्वारा शासित था। वहां कई मंगोलियाई जनजातियां रहती थीं, जिनमें से हर एक का अपना नेता होता था, जिसे खान कहा जाता था। जनजातियों के बीच की दुश्मनी और उनमें सत्ता की भूख ने कई झगड़े, लड़ाइयां और मौतों को जन्म दिया। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम नहीं है और इसे लोगों को एकजुट करने और नेतृत्व करने के लिए एक सर्वोच्च खान की सख्त जरूरत है। येसुगई पश्चिम में एक छोटी सी जनजाति का खान है। फिल्म की शुरुआत में वह अपने आदमियों और अपने 9 साल के बेटे के साथ मुजिन की ओर बच्चे के लिए एक पत्नी की तलाश में जा रहा है। रात को वे आराम करने के लिए एक दोस्त के कबीले में रुकते हैं। तेमुजिन अपने घोड़े की देखभाल में व्यस्त होता है जब बोर्त नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उसका नाम पूछती है। तेमुजिन खुद का परिचय देता है और उसे यात्रा का मकसद बताता है। ये जानकर कि वह एक दुल्हन की तलाश में है, बोर्त आत्मविश्वास से कहती है कि उसे उससे शादी करनी चाहिए। तेमुजिन के बाप का प्लान था कि वो राजनीति के लिए एक ताकतवर कबीले से बहू लाएंगे, लेकिन अपने बेटे के बार बार मांगने पर येसुगाई ने उसे दोस्तों के कबीले से किसी को चुनने की इजाजत दे दी। लड़की चुनने से पहले तेमुजिन से कहा गया कि वो ऐसी लड़की ढूंढे जिसकी टांगें मजबूत हों, क्योंकि सिर्फ मजबूत टांगों वाली लड़की ही अपने आदमी को खुश रख सकती है। तेमुजिन ने ऐसा ही किया और बोर्ते को चुना। उनकी शादी तो हो गई, लेकिन वो साथ रह सकते थे सिर्फ 5 साल बाद। जाने से पहले तेमुजिन ने जल्दी लौटने का वादा किया और बोर्त को एक हार तोहफे में दिया ताकि वह अपने गांव वापस जाते समय उसे याद कर सके। येसुगाई और उसके आदमी एक सराय के पास आराम करने लगे। वे सतर्क थे क्योंकि कुछ गज की दूरी पर एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति का नेता अपने आदमियों के साथ बैठा था। अचानक उस प्रतिद्वंद्वी खान ने शांति के संकेत के तौर पर अपने आदमियों को दूध का एक कटोरा भेजा। इशारे का जवाब देने के लिए येसुगई भी एक कटोरी जूस वापस भेजता है। हाँ, तुम लोगों के दाएं हाथ वाले आदमी ने सुझाव दिया कि वह नौकर को पहले दूध पीने दे, क्योंकि येसुगई अपने दुश्मनों पर भरोसा नहीं कर सकता। वह शक की वजह से शांति बनाने का मौका खोना नहीं चाहता। वह कटोरी को खाली कर देता है और दूसरा खान भी ऐसा ही करता है। थोड़ी देर बाद वे यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन कुछ मिनटों में ही येसुगई के सीने में दर्द शुरू हो जाता है। वह घोड़े से गिर जाता है और मर जाता है। यह साफ है कि विरोधियों ने उसकी दयालुता का फायदा उठाकर उसे जहर दे दिया। बेचारा तेमुजिन अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके अनुयायियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह लोगों की परंपरा है कि वे सिर्फ एक मजबूत नेता का ही अनुसरण करते हैं। अब जबकि उनका नेता मर चुका है, उनकी मुख्य चिंता नए नेता को ढूंढना है, पुराने का बदला लेना नहीं। अगले दृश्य में तेमुजिन और उसकी मां येसुगई के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। येसुगई के पास बहुत सारी गायें और घर थे, जो उसके दाहिने हाथ तारगुताई ने हड़प लिए। तेमुजिन की मां ने उसे कोसा और दावा किया कि उसका बेटा एक दिन उसे मार डालेगा। तारगुताई को एहसास होता है कि यह सच है और वह तेमुजिन को मारने का मिशन बना लेता है। हालांकि वह उसकी लंबाई नापते हैं, जो एक गाड़ी के पहिए के ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंचती। परंपराओं के अनुसार मंगोल एक बच्चे को नहीं मारते। यही वजह है कि तेमुजिन की जान बच जाती है। लेकिन तारगुताई अगली सर्दी में वापस आने का वादा करता है, जब तेमुजिन की लंबाई बढ़ चुकी होगी। जब सर्दी आती है तो तेमुजिन के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे याद है कि उसके पिता ने उसे भगवान तेंगरी के बारे में बताया था, जो उसकी मुसीबत के वक्त उसकी मदद करेंगे। इसलिए वह पवित्र पहाड़ पर जाता है ताकि वहां के पवित्र स्थान को देख सके। लेकिन रास्ते में वह गलती से एक जमी हुई झील में गिर जाता है और लगभग मर ही जाता है। उसे उसकी उम्र के एक लड़के जमुका ने बचाया। वह और उसका छोटा भाई तेमुजिन को अपने घर ले जाते हैं और उसे खाना देते हैं। तेमुजिन अपनी जान बचाने के लिए भाइयों का शुक्रगुजार है। वह जमुका को खून का भाई बनने का प्रस्ताव देता है। वे दूध के कटोरे में अपना खून मिलाकर पीते हैं ताकि एक दूसरे के प्रति अपनी वफादारी साबित कर सके।
अगली सुबह तारगुताई और उसके लोग उनका सामना करते हैं, जो अभी भी तैमूजिन को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। वे उसे अगवा करके अपने कबीले में वापस ले जाते हैं, लेकिन तैमूजिन के लिए खुशकिस्मती से उसकी लंबाई पिछली बार से ज्यादा नहीं बढ़ी है। इसलिए उसे तब तक कैद में रखना पड़ता है जब तक कि एक दयालु बूढ़ा आदमी उसे रोज खाना खिलाने और उसके घावों का इलाज करने में मदद नहीं करता। कुछ दिनों बाद वे फिर से उसकी लंबाई नापते हैं, लेकिन यह अभी भी नहीं बढ़ी है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सभी अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी इस मौके का फायदा उठाकर तेमुजिन को आजाद कर देता है। लड़का जितना दौड़ सकता है दौड़ता है। उसकी गर्दन में लकड़ी का हवाई जहाज अभी भी फंसा हुआ है। वह पहाड़ों की ओर जाता है और भगवान तेंगरी से मदद के लिए प्रार्थना करता है। तेमुजिन को भगवान के स्मारक के पास एक सफेद भेड़िया दिखाई देता है और कुछ ही सेकंड बाद लकड़ी का हवाई जहाज चमत्कारिक ढंग से टूट जाता है। दृश्य बदलकर 1086 हो जाता है। तेमुजिन अब बड़ा हो गया है, लेकिन सालों तक तरगुताई और उसके लोगों से भागने के बाद भी वह अब भी उनसे बच रहा है। इस बार उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक ऐसे ही लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया। वह अब लंबाई में उसके बराबर हो गया है, इसलिए उसके बचने की संभावना कम है। तरगुताई उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता है, लेकिन तेमुजिन, जैसा कि वह गर्वित आदमी है, इनकार कर देता है। इसका नतीजा ये हुआ कि तरगुताई ने उसे एक ही बार में मारने की बजाय धीरे धीरे तड़पाने का फैसला किया। वो बूढ़ा आदमी जिसने सालों पहले तेमुजिन की मदद की था, वो अब भी उसे खाना खिलाता रहे। जब तेमुजिन उसके साथ हो रहे बर्ताव का बदला लेने वापस आता है, तो वो उससे अपनी जान बख्शने की गुहार लगाता है। जब अंधेरा हो जाता है, तो तरगुताई अकेले तेमुजिन के पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि बाकी सब लोग व्यस्त होते हैं। तेमुजिन ने मौका पाकर अपने विरोधी पर हमला कर दिया और लकड़ी के हवाई जहाज से बार बार मारकर उसे मार डाला। उसके बाद वह गांव से भाग निकला और फिर से सुरक्षित हो गया। तेमुजिन अपनी जनजाति को वापस पाने और खान बनने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे अपनी दुल्हन को घर लाना होगा। वह अपने ससुराल वालों की जनजाति में पहली बार जाता है जब से वह 9 साल का था। बोर्ते एक मजबूत और खूबसूरत औरत बन चुकी है, लेकिन क्या उसकी टांगें मोटी है? वो बताती है कि वो उससे आखिरी बार मिलने के बाद से इसका इंतजार कर रही थी। तेमुजिन को दहेज में एक कोट मिलता है और वो बोर्ते को अपने साथ ले आता है। दोनों कई सालों बाद उसकी माँ और बहन के पास जाते हैं। परिवार ने उनका दिल से स्वागत किया। अगले 1 महीने तक वे अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं। तेमुजिन और बोर्ते पति पत्नी के रूप में और भी गहरे प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन एक दिन मर्केटों के हमले से मुसीबत खड़ी हो जाती है। बहुत पहले तेमुजिन के पिता ने उसकी मां को मर्केट कबीले से अगवा कर लिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई थी और तेमुजिन से बोर्ते को चुराने यहाँ आया है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेमुजिन को तीर लगता है और बोर्ते को उसके दुश्मन खान की बीवी बनने के लिए अगवा कर लिया जाता है। जब तेमुजिन ठीक होता है तो उसे पता होता है कि उसे अपनी बीवी को वापस लाना है, लेकिन वह अकेले यह नहीं कर सकता। इसलिए वह अपने पुराने रक्त भाई जमुका के पास जाता है। जमुका खुद एक ताकतवर कबीले का खान बन चुका है। वो मदद करने को तैयार होता है, लेकिन साल भर बाद, क्योंकि उसके हाथ में फिलहाल कोई काम चल रहा है। साल जैसे पलक झपकते ही बीत जाता है और फिर दोनों अपनी सेना के साथ मर्केट कबीले पर हमला करने निकल पड़ते हैं। वे वहां के सारे मर्दों को मार देते हैं पर जगह लूट लेते हैं, इससे पहले कि उन्हें एक झोपड़ी में गर्भवती बोर्ते मिलती है। उसने एक आदमी को मार डाला है जिसकी लाश उसके बगल में पड़ी है। तेमुजिन तुरंत दावा करता है कि बच्चा उसका है और बोर्ते को वापस ले जाता है। रात को सैनिक जीत का जश्न मनाते हैं। अब तेमुजिन के पास कुछ अनुयायियों का समूह इकट्ठा हो गया है। वे उसे लूटे गए मवेशियों को बांटने के लिए कहते हैं, और ज्यादातर खानों के उलट तेमुजिन सिर्फ 10 अपने लिए रखता है और बाकी अपने सैनिकों में बांट देता है। वो तो युद्ध में मारे गए लोगों के परिवार को और भी ज्यादा सामान देता है। जमुका के 2 आदमी ये देखकर तेमुजिन की कबीले में शामिल होने का फैसला करते हैं। चूंकि मंगोलों को अपनी खुद की कबीले चुनने की आजादी है, जमुका इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन ये साफ है कि वो इसे धोखे की तरह देखता है। अगले दृश्य में तेमुजिन के सैनिकों ने एक आदमी को अपने घोड़े चुराने की कोशिश करते देखा। उन्होंने उसका पीछा किया और गलती से उसे मार डाला। पता चला कि चोर कोई और नहीं बल्कि जमुका का छोटा भाई था। इस घटना के बाद जमुपा ने तेमुजिन को मारने का अपना मिशन बना लिया, यह भूलकर कि वह खून का भाई है। वो दूसरे कबीले के साथ हाथ मिलाता है और तेमुजिन के कबीले पर हमला कर देता है। तेमुजिन को पता है कि उसके लोग इस लड़ाई में नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो काफी कम संख्या में हैं। फिर भी वो औरतों और बच्चों को दूर भेज देता है और मर्दों से पूरी ताकत से लड़ने को कहता है। कई दुश्मनों को मारने के बाद भी आखिर में तेमुजिन पकड़ा जाता है। जमुका उसे अभी भी भाई कहकर बुलाता है और उससे माफी मांगने के लिए कहता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को मारना नहीं चाहता जिसमें अभी भी ताकत और गर्व बाकी हो, इसलिए वह उसे गुलाम बना देता है और दलालों को बेच देता है। तेमुजिन और उसके बचे हुए आदमियों को तांगुत राजवंश द्वारा शासित शहर तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान में कई मील चलना पड़ता है। उसके बाद उन्हें खुले में रखा जाता है ताकि लोग उन्हें देख सकें और मनचाहे खरीद सकें। एक दिन राजवंश का एक उच्च अधिकारी बाजार आता है और तेमुजिन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाता है। हालांकि उसके सलाहकार सन्यासी तेमुजिन को देखकर समझ जाता है कि वह गुलाम बनने के लिए आदर्श व्यक्ति नहीं है। उसके पैर भी मोटे नहीं हैं। वह सोचता है कि तेमुजिन पूरे शक्तिशाली राजवंश का अंत ले आएगा। खरीदार इस बात पर सिर्फ हंसता है और फिर भी तेमुजिन को खरीद लेता है। फिर उसे एक पिंजरे में रख दिया जाता है, जैसे कोई अजीबोगरीब चीज जिसे लोग देखकर मजाक उड़ा सके। संत रोज उसके पास आता है और माफी मांगता है। वह तेमुजिन के साथ एक समझौता करता है कि अगर वह बोट्टेगु ढूंढेगा तो तेमुजिन समय आने पर मठ को नष्ट नहीं करेगा। रेगिस्तान में बोट्टे की तलाश में जब संत बेहोश होकर मर जाता है, किस्मत से बोट्टे को वह मिल जाता है जो उसके गले में पड़ी माला को पहचान लेती है। ये वही माला थी जो कई सालों तक उसके पास थी। उसे समझ में आता है कि उसका पति अभी भी जिंदा है और वह उसे ढूंढने शहर जाती है। चूंकि तेमुजिन लोगों के सामने पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, उसे ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उसी रात वह एक गार्ड को रिश्वत देकर तेमुजिन को भागने में मदद करती है। वो हैरान है देखकर कि उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है और बोट्टे के यहाँ अब दूसरी बेटी भी है। उसे मजबूरी में दूसरे आदमी के साथ रहना पड़ा ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। तेमुजिन उसके इस त्याग के लिए उसे और भी ज्यादा चाहने लगा है और उस छोटी सी लड़की से कहता है कि वो उसका बाप है। 4 लोगों का ये परिवार वापस गांव के अपने घर लौटता है और वहां 1 महीने तक खुशी खुशी रहता है। बच्चे अपने बाप से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उसके साथ खेलते हैं। फिर एक दिन बोर्ते ने कहा कि सभी मंगोल एक जैसे होते हैं। वे चोरी करते हैं, लूटते हैं और मारते हैं। यह टिप्पणी छोटी थी, लेकिन इसने तेमुजिन पर बहुत बड़ा असर डाला। वो अपने परिवार को छोड़ने का फैसला करता है ताकि जितने कबीलों को जोड़े और मंगोलों की दुनिया में अपना राज कायम कर सके, चाहे इसके लिए उसे आधे कबीलों को मारना ही क्यों न पड़े। 3 बुनियादी नियम हैं जिनका उन्हें पालन करना होगा। लड़ाई में औरतों और बच्चों को कभी ना मारो, दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ो और अपने साथियों को कभी धोखा ना दो। दृश्य 1196 में कटता है, जैसा तेमुजिन ने कसम खाई थी। उसने मंगोलों की एक सेना को अपने साथ जोड़ लिया है, कई कबीलों को एक करके अपना एक विशाल कबीला बना लिया है। एकदम बादशाह बनने के लिए सिर्फ एक ही रुकावट है, जमुका, जिसके पास अपने फॉलोअर्स की एक पूरी फौज भी है। आज ये दोनों भाई अपनी अपनी सेना के साथ मैदाने जंग में आमने सामने हैं, आखिरी लड़ाई के लिए। लड़ाई शुरू होती है और जमुका जल्दबाजी में पहली वेव को युद्ध में झोंक देता है। तेमुजिन ने पूरी जंग की रणनीति पहले से बना रखी थी, जबकि जमुका जोश में आकर काम करता है, जिसकी वजह से उसके कई आदमी लंबी और थकाऊ लड़ाई के बाद मारे जाते हैं। घंटों बाद तेमुजिन जीत हासिल करता है और जमुका समेत बचे हुए दुश्मन सैनिकों को पकड़ लेता है। फौज को मौत के बजाय तेमुजिन की सेना में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से वे अपने नए खान के प्रति आभार और वफादारी महसूस करते हैं। वह बूढ़ा आदमी जिसने एक बार उसके भागने में मदद की थी, अब कबीले का सलाहकार नियुक्त किया जाता है। अब बस एक ही मामला बाकी है, जमुका का भविष्य तय करना।
भाई एक साथ बैठते हैं और सोचते हैं कि वे जीवन में कितना आगे आ गए हैं। जम्मू का डींग मारता है कि अगर वह तैमूजिन की जगह होता तो अपने दुश्मन को मार डालता। यह और साबित करता है कि वह और तैमूजिन एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि तैमूजिन उसे उनकी भाईचारे की इज्जत और सेना बनाने की कोशिशों के लिए भागने देता है। तैमूजिन उसे माफ कर देता है और छोड़ देता है। बाद में बोटे को अपने दोनों बच्चों के साथ देखा जाता है, तैमूजिन के साथ फिर से मिलकर, आखिर में खुशी से उसके साथ रहते हुए। कहा जाता है कि 1206 में तेमुजिन को सभी मंगोलों का खान घोषित किया गया, जिसे चंगेज खान के नाम से जाना जाता है। जैसा वादा किया था, उसने पूरी तेंगरी वंश को खत्म कर दिया और राज्य को फिर से बनाया, लेकिन मठ को बख्श दिया, देर से हुए भिक्षु के अनुरोध का सम्मान करते हुए। समय के साथ वह विशाल मंगोल साम्राज्य का संस्थापक बन गया, जो इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित साम्राज्य था। किंवदंती यह भी कहती है कि उसमें जबरदस्त सहनशक्ति थी। 2-0